बशर अल असद साल 2000 से सीरिया के प्रेसिडेंट थे और उनका टेन्योर दिसंबर 2024 में खत्म हो गया। लिटरली उन्हें अपनी जान बचाकर सीरिया से भागना पड़ा और इस वक्त वो असाइलम लिए हुए हैं मॉस्को में। पिछले 2 हफ्तों से जो रेबल ग्रुप्स हैं सीरिया ने, उन्होंने बड़े लेवल पर अटैक्स लॉन्च किए और एक एक करके इंपॉर्टेंट सिटीज को अपने कंट्रोल में ले लिया जो गवर्नमेंट के पास था। चाहे हम एलेपो की बात कर लें, चाहे हम दमाकस की बात कर लें, एंड पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो सीरिया में बदल चुकी है। अब बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो पावर टेक ओवर हुई है, जो रेबल ग्रुप्स पावर में आए हैं सीरिया में, ये पूरा का पूरा नक्शा बदल सकते हैं मिडिल ईस्ट का। लेकिन असद की जो रजीम खत्म हुई है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है भारत पर भी पड़ेगा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। चाहे हम इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे हम ट्रेड टर्म्स में बात कर लें, चाहे हम ओवरऑल डिप्लोमेसी की बात कर लें, या हम भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की ही बात क्यों ना कर लें। तो क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स भारत पर पड़ सकते हैं असद रजीम की खत्म होने से, और भारत किस तरीके से अपनी पोजीशन अब चेंज करेगा या अपनी पोजीशन को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा मिडिल ईस्ट में, जबकि सीरिया में रेबल ग्रुप्स आ चुके हैं। तो इसको आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज, डिटेल न्यूज आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप सबको पता है कि सीरिया में पावर शिफ्ट हो चुकी है। जो असद की रजीम है, जो 24 सालों से थी, इससे पहले इनके फादर भी यहां पर प्रेसिडेंट थे, इनकी रजीम खत्म हो चुकी है। तो भारत पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है कश्मीर से लेकर, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर का जो स्टांस रहा है सीरिया का, वो भारत के फेवर में रहा, और सीरिया का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत का इंटरनल मैटर है और कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं आनी चाहिए। तो कश्मीर यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर ट्रेड से लेकर डिप्लोमेसी, हर वे में, हर सेक्टर में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट इश्यूज किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन सीरिया इन द लाइट ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। वी अंडरलाइन द नीड फॉर ऑल पार्टीज टू वर्क टुवर्ड्स प्रिजर्विंग द यूनिटी, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सीरिया. We advocate a peaceful and inclusive Syrian-led political process respecting the interest and aspirations of all sections of Syrian society. Our embassy in Damascus is in contact with the Indian community for their safety and security. तो भारत का यही कहना है कि जो भी स्थिति बदल रही है सीरिया में, वो सीरिया की पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही रिजॉल्व होनी चाहिए। और भारत का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जो भी इंडियन नेशनल्स हैं वो तुरंत जो है सेफली सीरिया से इवैक्यूएट किया जाए। तो आप मिडिल ईस्ट का नक्शा देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको सीरिया दिख रहा है, ठीक है, ये आपको मैप में सीरिया दिख रहा है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये रहा सीरिया का मैप, ठीक है, ये सीरिया है, और इसमें जो पावर पलटी है, इसका इंपैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में आ सकता है। लेकिन हम समझेंगे कि भारत को कैसे इंपैक्ट करेगा। लेकिन भारत के नेगेटिव इंपैक्ट को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि भारत और सीरिया के रिलेशंस कैसे रहे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि भारत और सीरिया के रिलेशंस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे। तो जब से ही देखिए, जब साल 2011 से ही सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई थी सीरिया में, तो जब सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई थी तो भारत के तब से अच्छे रिलेशंस हैं, बल्कि उससे पहले से 1957 से अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन जब सिविल वॉर की स्टार्ट हुई थी तो भारत ने यही कहा था, भारत ने कंडेम किया था वॉयलेंस को, और जो असद रजीम वॉयलेंस कंडक्ट कर रहे थे उनको भी क्रिटिसाइज किया था, एंड जो रेबल जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन ग्रुप्स थे, उनको भी कंडेम किया था भारत ने कि इस तरीके की सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए, बातचीत के थ्रू जो भी इश्यूज है उसे रिजॉल्व करना चाहिए। प्लस अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो कई मुद्दों पर भारत का जो स्टांस रहा है वो सीरिया को फेवर किया है। चाहे हम पैलेस्टीनियन कॉज की बात कर लें, सीरिया का जो क्लेम रहा है कि जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया का है, इस क्लेम को भी इंडिया ने सपोर्ट किया है। अभी हम गोलन हाइट्स की बात करें तो इजराइल ने इसको एक्वायर किया था सीरिया से, तो सीरिया का यह क्लेम रहता है कि जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया की टेरिटरी है। इस क्लेम को भारत सपोर्ट करता है, और इन रिटर्न जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, टर्की की बात कर लें, जब भी ये लोग कश्मीर पे रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं तो सीरिया जो है उसका स्टांस ये रहा है कि जो कश्मीर है वो इंटरनल मैटर है भारत का, और कोई भी फॉरेन अफेयर्स उस पर या फॉरेन कंट्रीज जो है उस पर उसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। प्लस भारत ने ये भी बोला है कि जो सीरिया पर सैंक्शंस लगाए गए, क्योंकि जब से सिविल वॉर शुरू हुआ है जो असद की रजीम है उस पर भर भर के सैंक्शंस लगाए गए हैं। अल्टीमेटली सैंक्शन से ये होता है कि जो कंट्री होती है ना, उसकी इकोनॉमी
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी वजह से कंटिन्यूसली ये स्टांस रहा है भारत का कि जो सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं इनको रिलैक्स करने चाहिए। प्लस कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भारत ने ये कहा था कि सैंक्शंस को रिलैक्स कर देने चाहिए और रिलैक्स कर देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और सभी देशों को अपने डिफरेंसेस को साइड करके सीरिया की गवर्नमेंट को, सीरिया के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक एक ऐसा पैंडेमिक है जहां पर ह्यूमन इमरजेंसी और हमें तुरंत से तुरंत मदद करनी चाहिए। साथ में भारत ने यह भी बोला है कि जो फॉरेन पावर्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है सीरिया में, जिसकी वजह से ये सिविल वॉर का जो एजेंडा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। भाई 2011 में जो अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। वो मुहिम शुरू हुई थी कि पॉवर्टी खत्म हो, वो मुहिम शुरू हुई थी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ये पूरा का पूरा खेल ही पलट गया और यूएस आ गया, रशिया आ गया, ईरान आ गया, इजराइल आ गया, टर्की आ गया, फिर आप टर्की आ गया, तो इतने सारे, सऊदी आ गया, इतने सारे फॉरेन पावर्स का जब इन्वॉल्वमेंट हो गया तो सीरिया के जो जनता है और जिन्होंने वो प्रोटेस्ट शुरू किया था वो तो खत्म ही हो गया। तो भारत ने ये कंटिन्यूसली स्टांस रखा है कि सैंक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, सैंक्शंस को रिलैक्स करना चाहिए और ये जो भी फॉरेन पावर्स का इन्वॉल्वमेंट है इसे भी जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और सीरिया में जो भी नॉर्मेलिटी आनी चाहिए वो सीरिया लेड पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही आनी चाहिए। ठीक है। और देखिए जब साल 2011 में जब सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी, जब मोस्टली नेशंस ने सीरिया को आइसोलेट कर दिया था, तब भी भारत ने एक स्टांस रखा था और यह बोला था कि पीस प्रोसेस को जल्द से जल्द वहां पर रिजॉल्व करना चाहिए और कोई भी मिलिट्री प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो डिप्लोमेटिकली लेवल पर मैंने आपको बता दिया कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो $240 मिलियन, ठीक है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रेजेंट किया गया था भारत के द्वारा एक पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए। प्लस भारत चाहता है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत इन्वेस्ट करे ताकि सीरिया के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये हमारी सॉफ्ट पावर है, प्लस ट्रेड को भी हमारा दिखा रहा है। प्लस स्टील प्लांट को मॉडर्नाइजेशन करने की बात भारत करता है सीरिया में हो सके। ऑयल सेक्टर की बात करता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस, ठीक है, बहुत बड़े मात्रा में जो हम राइस है वो एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें, टेक्सटाइल की बात कर लें। जुलाई 2023 में उस वक्त के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने विजिट भी किया था दमाकस में, जो कि अपने में बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट थी। प्लस आप 2022 की फोटो देख सकते हैं जहां पे एस जयशंकर सर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी बायलैटरल मीट हुई थी सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप था। और ये सारे जो रिलेशंस की शुरुआत हुई ना, ये अभी 2011 या 2000 से शुरू नहीं हुई है, ये 1957 से चल रहा है। ठीक है, मैं आपको दो पिक्चरें दिखाऊंगा। आप मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू हैं और ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। ये 1957 की फोटो है, 1957-56 की फोटो है। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो यूएसए की विजिट पर जा रहे थे, तब उन्होंने एक स्टॉप लिया था सीरिया में और इस तरह की मुलाकात हुई थी। फोटो इस तरीके से वायरल हुई थी। उसके बाद साल 2003 में अपने लेफ्ट में देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी वो सीरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। तो जो हमारे रिलेशंस हैं सीरिया के साथ, वो सिविलाइजेशनल टाइज पर हैं, वो हिस्टोरिकल टाइज पर हैं, वो कल्चरल टाइज पर हैं, वो इकोनॉमिक टाइज पर हैं, वो डिप्लोमेटिक टाइज पर हैं। इसी वजह से सीरिया में जो असद की रजीम टूटी है, ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। ठीक है, 1957 मैंने आपको बताया कि यूएस की विजिट पर जा रहे थे नेहरू जी, तब उनका स्टॉपेज हुआ था आपका सीरिया में। और इस फ्रेंडशिप को मार्क करने के लिए दबाकस में एक रोड है, उस रोड का नाम भी जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट रखा गया है। तो ये आपको दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में सीरिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री था भारत के लिए, असद की रजीम कितनी इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए, और उसके रजीम का खत्म होना आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, बशर अल असद से पहले उनके फादर थे हाफिज अल असद, उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहे थे। और कंटिन्यूसली जो फैमिली रही, जो असद की फैमिली रही है, कंटिन्यूसली भारत के क्रिटिकल इश्यूज पर सपोर्ट किया है। क्योंकि मोस्टली अगर हम हिस्ट्री को देखें, अब जो है चीजें बदल गई हैं, सऊदी की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को देखें तो उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के बिहाफ पर हमेशा पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया है। अब जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान के रिलेशन के साथ रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो ब्रदरहुड ना यूएई को फायदा करेगा ना सऊदी को फायदा करेगा, इस वजह से वो पाकिस्तान को डच करके इंडिया के साथ रिलेशन बना रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडिया एक राइजिंग पावर है, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली भी पहले भी बहुत जब मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली पाकिस्तान के स्टांस को फेवर करती थी, तब भी जो सीरिया है वो कश्मीर के इशू में इंडिया को सपोर्ट करता था। एंड आर्टिकल 370 जब हटा था
आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था तब भी जो असद रजीम है, जो सीरिया की सरकार है, उन्होंने ये कहा था कि ये भारत का इंटरनल मैटर है और इसे इंटरनली ही रिजॉल्व करना चाहिए, कोई भी फॉरेन पावर को इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। और साल 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजिट हुई थी तो उस दौरान कई सारे एमओयूज भी साइन हुए थे, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर लें, हम एजुकेशन की बात कर लें। और उस दौरान 25 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया था भारत की साइड से, और $1 मिलियन का ग्रांट भी प्रोवाइड किया गया था सीरिया को, सो दैट सीरिया में एक बायोलॉजिकल सेंटर ओपन हो सके डबाकस में, सो दैट सीरिया की जो यूथ है उनको एजुकेशन का पेनिट्रेशन मिले, उनको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिले, सो दैट जो एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो सके। फिर साल 2008 में जो बशर अल असद हैं, इनकी हिस्टोरिक विजिट भी हुई थी, ये भी सीरिया से भारत आए थे। यहाँ पर कई सारे एमओयूज टॉपिक सेक्टर्स पर डिस्कशन हुआ था, चाहे हम एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की बात कर लें, सीरिया के फॉस्फेट रिसोर्सेज पर स्टडी की बात कर लें, एंड उसी वक्त भारत ने ऑफर किया था कि भारत जो है एक आईटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को एस्टैब्लिश करना चाहता है सीरिया में, सो दैट सीरिया में ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सके। तो ट्रेड, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रिकंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ये सारी चीजों में भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट से रहा है। एंड साथ ही साथ क्योंकि मिडिल ईस्ट में सीरिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो सीरिया के साथ अच्छे रिलेशंस भारत को एक लिवरेज भी प्रोवाइड करते थे कि भारत एक अपने अच्छे रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सके दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ। लेकिन अब जब असद की रेजिम जब फॉल हो चुकी है, तो ये जो लिवरेज मिलता था वो किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली चीज होगी। प्लस एक जो इंपॉर्टेंट थ्रेट है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, जो रिबल ग्रुप ने पावर टेक ओवर किया है, उसमें ग्रुप है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, जो कि पहले अलकायदा के साथ लिंक था। और आप जानते हैं कि अलकायदा हमेशा भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। तो हयात तहरीर अल शाम का सीरिया के रेजीम पर आना, टेक ओवर करना, जो कि एक फंडामेंटली इस्लामिक ग्रुप है, जो कि पहले अलकायदा के साथ भी लिंक था, तो ये भी एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक पॉसिबल रिसर्जन भी हो सकता है इस्लामिक स्टेट का, जो कि पूरे की पूरे रीजन को जो ऑलरेडी डिस्टेबलाइज है वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है प्लस भारत की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स रही है, ठीक है, चाहे हम ऑयल सेक्टर की बात कर लें, जैसे 2004 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था ओएनजीसी और आईपीआर इंटरनेशनल के बीच में, जिसके तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर एक और जॉइंट इन्वेस्टमेंट हुआ था ओएनजीसी और चाइना की सीएनपीसी के द्वारा, जिसके तहत डील ये हुई थी कि 37% स्टेक को एक्वायर किया जाएगा एक कैनेडियन फर्म में, जो कि ऑलरेडी सीरिया में ऑपरेट कर रही है। प्लस जो $240 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया भारत को, उसका वो जो प्रोजेक्ट है वो अब कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो अब कैसे आगे बढ़ सकता है। प्लस ये है कि जो कश्मीर का स्टांस रहा है, कश्मीर के सीरिया है, कश्मीर का हमेशा भारत का स्टांस को सपोर्ट किया, लेकिन अब जब रेबल ग्रुप्स आ गए हैं, जब वहां पर इस फंडामेंटल इस्लामिक ग्रुप का रिसर्जन हो गया है या वो सीरिया में आ चुके हैं, तो क्या वो स्टांस भारत का बदलेंगे। प्लस ये जो ऑपोजिशन रेबल्स पावर में आए हैं, इनको बैकिंग किसने दी है? इनको बैकिंग दी है टर्की ने। टर्की और भारत के रिलेशंस कैसे आप जानते हैं, हमेशा टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है जब भी कश्मीर का मुद्दा आया है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है, ठीक है, एक अच्छी बात ये हुई है कि जो अर्दोगन है, ठीक है, जो अर्दोगन है, अब देखिए इनका तो इनका जो से है सीरिया में बढ़ने वाला है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि अर्दोगन ने पहली बार कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस के स्पीच से या मुद्दे से हटा दिया था। तो ये हो सकता है कि टर्की आने वाले समय में, क्योंकि टर्की को भी समझ में आ गया होगा यार पाकिस्तान के साथ रिलेशन डेवलप करके कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, और प्लस टर्की पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाने के चक्कर में भारत के साथ रिलेशंस खराब कर रहा है। तो शायद क्योंकि अर्दोगन ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर इशू को ओमिट किया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में शायद टर्की जो है वो अपने अच्छे रिलेशंस बनाना चाहे भारत के साथ, और अगर टर्की के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तो ये जो रेबल ग्रुप्स है जिनको टर्की बैक कर रहा है, तो फिर उससे भारत का से भी सीरिया में बढ़ सकता है। लेकिन ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, इसका एक्चुअल रिजल्ट हमें या एक्चुअल में चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी वो तो सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन अब भारत का एक बड़े लेवल पर डिप्लोमेटिक टेस्ट होगा, क्योंकि सीरिया में जो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी या जो फ्रेंडली रिलेशन वाले रेजिम थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब ये रेबल्स आ चुके हैं, इनके आने के बाद अभी फॉरेन पावर्स किस तरीके से और करते हैं, अपना स्टांस रखते हैं, जैसे रशिया क्या करेगा,
ईरान क्या करेगा, क्योंकि रशिया और ईरान का बैकिंग रही है असद की रजीम को। तो क्या रशिया और जो ईरान है, क्या वो इतनी जल्दी बैकआउट हो जाएंगे या वो वापस से रिटेलिएट करेंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब का जो उत्तर है वो समय देगा। लेकिन ये मान लीजिए कि सीरिया में सिचुएशन भले अभी रेबल्स ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन आने वाले समय में बड़े लेवल पर एक और वायलेंस हो सकता है। एंड भारत किस तरीके से इन सारी चीजों को टैकल करता है, ये भी देखने लायक चीज होगी। तो ये था पूरा एनालिसिस कि किस तरीके से भारत पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है और भारत किस तरीके से उन नेगेटिव इंपैक्ट्स को काउंटर कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो से अच्छी लगी है तो लाइक भी करेगा और इसे शेयर भी करेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस पर भी आप हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें कि क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है या पॉलिटिक्स या जो डायनेमिक्स है वो बदल रही है। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।